Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। विशेषण किसे कहते हैं? पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुण, नापतोल, संख्या आदि संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसे हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा चॉकलेट केक, 15 कोक पेप्सी की बोतलें, कुरकुरे चिप्स, नरम पेस्ट्री, लाल पीले और हरे गुब्बारों का पैकेट, 1 किलो गुलाब जामुन, गरम गरम समोसे, लगभग 15 उपहार। इन सभी उपवाक्यों में चॉकलेट केक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है एक बड़ा। कोक पेप्सी की बोतलें संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है 15। चिप्स संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है कुरकुरे। पेस्ट्री संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है नरम। गुब्बारों का पैकेट संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है लाल, पीले और हरे। गुलाब जामुन संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है 1 किलो। समोसे संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है गरम गरम। उपहार संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता है 15। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन विभिन्न संज्ञा शब्दों की विशेषता, गुण, नापतोल, संख्या आदि का बोध हमें भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा हो रहा है। यह सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण को फिर से समझेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण विशेष यानी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोषों का बोध कराते हैं। साथ ही काल, अवस्था, स्वाद, स्पर्श, रंग, दशा, गंध इत्यादि का भी बोध कराते हैं। इसे हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे प्राचीन मंदिर, यह काल बताने वाला विशेषण शब्द है। सूखा पेड़, यह अवस्था बताने वाला शब्द है। शांत चेहरा, यह गुण बताने वाला शब्द है। कंजूस व्यक्ति, यह दोष बताने वाला शब्द है। खट्टा आम, यह स्वाद बताने वाला शब्द है। मुलायम घास, यह स्पर्श बताने वाला शब्द है। काला घोड़ा, यह रंग बताने वाला शब्द है। प्राचीन युग, यह काल बताने वाला शब्द है। कमजोर व्यक्ति, यह दशा बताने वाला शब्द है। सुवासित हवा, यह गंध बताने वाला शब्द है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण में हमें कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है। विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखिए, हमारे विद्यालय का 5वां खेलकूद उत्सव 2 दिनों बाद आयोजित किया जाएगा।
इसमें सभी 8 सदनों के छात्र भाग लेंगे। कुल 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले वर्ष आयोजित खेलों में टैगोर सदन प्रथम आया था, नेहरू सदन द्वितीय और गांधी सदन को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। इन उदाहरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो रंगीन शब्द विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करा रहे हैं। इन्हें ही संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है, छठी कक्षा में 42 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्या हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो रही है। मैं छठी कक्षा का छात्र हूँ। मैं कौन सी कक्षा का छात्र हूँ यह भी ज्ञात हो रहा है, छठी कक्षा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ पर पुत्रों की संख्या भी हमें ज्ञात हो रही है, 4 थे। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर भी हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का बराबर पता चल रहा है। परंतु कुछ संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। उससे हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। ऐसे शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हैं। यहाँ पर बंदरों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। कक्षा के कुछ छात्र अभी भी मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर छात्रों की संख्या का भी निश्चित रूप से बोध नहीं हो रहा है। उसने पंजाबी भाषा में कई गीत गाए। इसमें भी गीतों की संख्या का बोध नहीं हो रहा है। विमान दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इसमें भी लोगों की संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। अतः इन उदाहरणों से हम देख सकते हैं कि हमें संख्या का तो ज्ञात हो रहा है, परंतु निश्चित नहीं, अनिश्चित रूप से संख्या का ज्ञात हो रहा है। अतः इस प्रकार के उदाहरण या इस प्रकार के शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ के आगे की व्याख्या आगे के खंडों में की जाएगी। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।